सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर छात्रों, आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर 3 के अंतर्गत बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत आपको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या संचय आवर्ती वक्र के बारे में वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैंने अनेक वीडियो बनाई थी बायोस्टैटिक्स में, ग्राफ पेपर पर, इन पर। और यदि छात्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो तुरंत आपको उपलब्ध हो जाए। तो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं, जिसमें संचय आवर्ती वक्र। यह एक वर्गीकृत आंकड़ों में इसे संचय आवर्ती सारणी के अंकों की सहायता से बनाया जाता है तथा वर्ग अंतरालों की केवल ऊपरी सीमा की भुजा जो ओ एक्स एक्सिस पर तथा संचय आवर्तियों की कोटि अक्ष वो वाई एक्सिस पर अंकित करके लाइन को मिलाकर एक कर्व बनाया जाता है, तो उसे संचय आवर्ती वक्र या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। यह कर्व दो प्रकार की विधियों से बनाया जाता है, ऊपरी सीमाओं और बढ़ती हुई संचय आवर्तियों के आधार पर, मोर देन मेथड। दूसरा, निचली सीमाओं और घटती हुई संचय आवर्तियों के आधार पर, लेस देन मेथड। तो पहले प्रकार के आवर्ती वक्र की रचना करने के लिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमाओं को वो एक्स एक्सिस पर तथा संचय आवर्तियों को ओ वाई एक्सिस पर अंकित किया जाता है। इस प्रकार का वक्र नीचे की ओर गिरा हुआ होता है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, 100 कछुओं के एक साथ अंडे देने संबंधी डाटा इस प्रकार दिए गए टेबल में। इन डाटा की सहायता से संचय आवर्ती वक्र की रचना करो। इसमें वर्ग दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45। इसी प्रकार इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 से 10 की 5, 10 से 15 की 12, 15 से 20 की 13 और 20 से 25 की 20, 35 से 40 की 10 और 40 से 45 की 7 दे रखी है, जिसको हमको सोल्व करना होता है। जो टेबल में जो दिखाई गई है उसको हल करने सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले सरल आवर्ती वितरण का संचय आवर्ती वितरण में परिवर्तित किया जाएगा, जहाँ त्वरण से अधिक और त्वरण से कम दोनों के लिए संचय आवर्तियों की कैलकुलेशन करके दोनों के अलग अलग संचय आवर्ती वक्र की रचना की जाएगी। इसमें दूसरी टेबल बनाई गई है, जिसमें कछुओं की संख्या दे रखी है। एक कॉलम में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से 40 और 40 से 45। इसी प्रकार अंडों के एक साथ का देने की आवर्ती जो आपको टेबल के अनुसार दी थी 5, 12, 13, 20,
18, 15, 10 और 7। इसके बाद में त्वरण से कम के लिए संचय आवर्ती, तो इसमें प्लस करते जाएंगे। जैसे 5 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी 5 थी 5 लिख दीजिए, फिर 10 से 15 में 5 के साथ 12 प्लस कर दीजिए तो इस प्रकार 70 आता है। फिर 15 से 20 के अंतर्गत 17 में 13 जोड़ते 30 आता है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में जो 40 से 45 में 100 आता है। इसी प्रकार से त्वरण से लास्ट में अधिक के लिए संचय आवर्ती, जिसमें मैक्सिमम आवर्ती है जिसको उल्टा कर लेंगे। 5 से 10 में 100, फिर उसमें से लेफ्ट करते जाएंगे और 10 से 15 में जो 100 से 5 को लेफ्ट कीजिए तो 95, तो 15 से 20 में 95 में से 12 लेफ्ट कीजिए तो 83। इस प्रकार से लेफ्ट करते करते लास्ट पे 40 से 45 के अंतर्गत 7 आते हैं। अब यहाँ सबसे पहले त्वरण से कम के लिए संचय आवर्ती वक्र बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक्स एक्सिस पर वर्गांतराल की ऊपरी सीमाओं को तथा वाई एक्सिस पर संचय आवर्तियों का अंकन करना होता है। वक्र से अधिक के लिए संचय आवर्ती वक्र बनाने हेतु एक्स एक्सिस पर वर्गांतराल की लोअर लिमिट की तथा वाई एक्सिस पर संबंधित संचय आवर्तियों के ऊपर को अंकित करते हैं। तो इस ग्राफ पेपर बनाने में हम सर्वप्रथम पैमाना लेते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पर छोटे 10 खाने या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग अंतराल के हिसाब से लेते हैं कि 5 का वर्ग अंतराल था इसमें, तो 5 के लिखते हैं। वाई एक्सिस पर संचय आवर्ती की जो लिखते हैं तो उसमें भी छोटे 10 खाने हैं तथा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 आवर्ती के हिसाब से नोटेट कर देते हैं। फिर इसके बाद में इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं। तो त्वरण से कम के लिए संचय आवर्ती वक्र जो दिखाया गया है लेफ्ट साइड में, इसी प्रकार से राइट साइड में दूसरा दिखाया गया है जो त्वरण से अधिक के लिए संचय आवर्ती, तो इसका उल्टा हो जाएगा और एक में उसका बढ़ते हुए क्रम में होगा। इस प्रकार से ये ग्राफ पेपर बन जाता है और ये ग्राफ होता है। इसके बाद में इसकी उपयोगिता ग्राफ पेपर की और क्या इसके दोष होते हैं। तो ग्राफ पेपर प्रदर्शन की उपयोगिता तथा दोष। तो देखिए इसमें उपयोगिता में ग्राफ डाटा का प्रदर्शन करने की दृष्टि से गतिविधि है। डाटा के ग्राफ के प्रदर्शन से अनेक फायदे होते हैं। मीडियन, मोड आदि का निर्धारण इससे संभव होता है। नेक्स्ट, इससे तुलनात्मक अध्ययन के लिए आदर्श होता है। नेक्स्ट, सहसंबंध अध्ययन में भी सरलता होती है तथा अंतरागणन, इंटरपोलेशन तथा एक्सट्रापोलेशन में उपयोगी इस विधि द्वारा चक्रीय परिवर्तन और मौसमी परिवर्तन का जैव समष्टि या बायो पॉपुलेशन डेंसिटी पर अध्ययन आसानी से किया जा सकता है तथा बारंबारता बंटन का आसानी से अध्ययन तथा उपयुक्त लाभों के कारण ही जैव वैज्ञानिक शोधों में इस विधि का सबसे अधिक उपयोग होता है। इसके बाद में ग्राफ प्रदर्शन के दोष। डाटा का ग्राफ निरूपण एक उपयोगी विधि है, परंतु यह पूर्ण दोष रहित नहीं है। वास्तविक मानों की अपेक्षा केवल प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। डाटा के वास्तविक मूल्य इससे ज्ञात नहीं हो पाते। नेक्स्ट, भ्रमात्मक प्रभाव, जिसमें विभिन्न मापदंडों से डाटा को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
इस प्रकार इसका दुरुपयोग होना भी संभव है। नेक्स्ट, अधिक तथ्यों को प्रदर्शन जटिल होता है और उनमें कुछ भी समझना संभव नहीं होता। इस प्रकार से इसमें अनेक दोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके दोष जो हानि होती है वह है क्वार्टेशन के रूप में ग्राफ को प्रस्तुत करना संभव नहीं होता तथा ग्राफ पेपर को ग्राफ बनाते समय उसकी जो लिमिटिंग होती है उसको पैमाना के आधार पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ ये ग्राफ के दोष भी यहीं ख़त्म होते हैं। इसके बाद में जस्ट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आती है जिसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है। सेंटर टेंडेंसी ये आवर्ती वितरण में प्रायिक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसके आसपास श्रेणी के डाटा के अन्य मूल्य इकट्ठे होने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा आवर्ती वितरण में वैल्यू का एक प्रारंभिक केंद्रीय बिंदु की ओर परिवर्त होने की प्रवृत्ति को डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं और इसके माप को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। साइंटिस्ट सिम्पसन तथा काफ्का के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य होता है जिसकी ओर अन्य संख्याएं कंसंट्रेट या संकेंद्रित होती है। इस प्रकार माध्य एक ऐसा संक्षिप्त मूल्य है जो श्रेणी के सभी वैल्यू को प्रतिनिधित्व करता है। सेंटर टेंडेंसी की वैल्यू डाटा के सेंट्रल पॉइंट के मापने के लिए तीन मुख्य सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है जिसमें मीन मीडियन मोड आता है जिसे अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के माप के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रतीक नोटेशन या सिंबल की व्याख्या की जा रही है जिसमें कुल योग समेशन नोटेशन जिसका प्रतीक सिग्मा यानी कुल योग अगर x1 x2 और x3 और xn एक चर x का n मूल्य है तो कुल योग x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn को संक्षिप्त में सिग्मा xi या सरलतम सिग्मा x से शो किया जाता है। इसी प्रकार w1 x1 प्लस w2 x2 एंड wn xn का कुल योग इस प्रकार से लिखा जाएगा सिग्मा wi xi या सिंपल रूप में सिग्मा wx। सेंटर टेंडेंसी का मीन मीडियन मोड है उसको हम नेक्स्ट डेज के अंदर आपको सामने बताया जाएगा मीन और मीडियन और मोड क्या होता है। इसके साथ ही आज हम इस टॉपिक का एंड करते हैं और जो इसमें जो प्रॉब्लम दी थी ग्राफ पेपर में 2 से उनको आप नोटेट कर लेना और उसको रीडिंग कर लेना। इसके साथ इसका नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक आज का यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स। वो हो जाएगा 12 मिनट का दोबारा ट्राई कर।